बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर मॉक पेपर सेक्शन ए के अंदर सिनोनिम सिलेक्शन के क्वेश्चन एंड यू विल बी हैविंग 25 आइटम्स रिलेटेड टू दिस सेक्शन। सो 25 आइटम्स होंगे आपके पास इस सेक्शन से रिलेटेड एंड यू विल ओनली बी हैविंग 15 मिनट्स टू सॉल्व, यू विल ओनली बी हैविंग 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो जो वोकैबुलरी का सेक्शन है इसके अंदर जो पहला आपके पास क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू सिनोनिम सिलेक्शन। 25 आइटम्स हैं, अगेन बता रहा हूँ, एंड ओनली यू विल बी हैविंग 10 मिनट्स टू सॉल्व इट अप। तो जो भी आपके पास अंडरलाइन वर्ड होगा नीचे उससे उससे रिलेटेड जो है 4 चॉइसेस होंगी आपके पास, और आपसे ये पूछा गया होगा कि आपने ये बताना है कि क्लोजेस्ट चॉइस जो है ना वो इसके अंदर से क्या जो है वो क्लोजेस्ट चॉइस जो है वो बनती है, और राइट आंसर जो है वो इसका क्या आपके पास आता है। राइट। सो स्टार्टिंग ऑन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज पिक्ड अप फ्रॉम देयर सैम्पल पेपर। तो द चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आर नोन एज, सो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आप क्या कहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का क्या नेम जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिया जाता है। सो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनता है वो पीडियाट्रिशियंस बनता है। देखिए, जो डॉक्टर्स स्पेशलाइजेशन करते हैं या स्पेशली जो ट्रीटमेंट करते हैं चिल्ड्रन का, ठीक है, सो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं या चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको आप पीडियाट्रिशियंस कहते हो। सो फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वोकैबुलरी इन्हांस करना है इस सेक्शन का मकसद, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। राइट जी। सो डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं दे आर रिलेटेड, दे आर डॉक्टर्स हु हैव देयर स्पेशलाइजेशंस इन स्किन्स, ठीक है, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो कि स्पेसिफिकली कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है। एंड अगेन जो रेडियोग्राफर्स होते हैं, जो आपके जितने भी एक्सरेज हैं, आपके जितने भी एमआरआईज या सीटी स्कैन्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो मेडिकल इमेजिंग जिसको आप कहते हो उसको ट्रीट करते हैं। तो दे आर रिलेटेड टू मेडिकल इमेजिंग। तो ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, रेडियोग्राफर्स आपके मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर्स हु स्पेशलाइजेशन इन स्किन। So next question is, as the teams were evenly matched, it was difficult to foretell the outcome। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन है मैं उस अंडरलाइन वर्ड को भी मेंशन कर देता हूँ। फोरटेल का वर्ड जो है वो यहाँ पे अंडरलाइंड है। सो फोरटेल के बारे में आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि एज द टीम्स वर इवनली मैच, क्योंकि टीम जो थी वो इवनली मैच थी, दोनों टीम्स बराबरी के ऊपर थी। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू फोरटेल द आउटकम। ठीक है, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू फोरटेल द आउटकम। एंड फोरटेल का मतलब क्या होता है, किसी भी फ्यूचर चीज के बारे में बताना, प्रेडिक्ट करना। सो प्रेडिक्शन या प्रेडिक्ट इज द राइट आंसर है। वेजिटेबल्स आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ वेल बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ पे जो आपके पास अंडरलाइंड वर्ड है वो नेसेसरी है। सो नेसेसरी का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या सिनोनिम होगा इसका, एसेंशियल होगा। सो नेसेसरी विच इज़ क्रूशल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जिसके बगैर आप की बैलेंस डाइट जो है वो पूरी नहीं हो रही है। Plastic has replaced many metal parts because it is lighter. So lighter का जो वर्ड है वो यहाँ पे अंडरलाइंड है कि प्लास्टिक ने रिप्लेस कर लिया बहुत सारे मेटल पार्ट्स को। सो आपके पास चॉइसेस के अंदर है नॉट एज रेयर, नॉट एज कॉस्टली, नॉट एज हैवी, नॉट एज रिजिड। सो लाइटर का मीनिंग क्या होगा कि मेटल की अगर एक चीज़ आप सेम साइज की बनाते हो, व्हेन इट इज मेड अप ऑफ मेटालिक शीट्स एंड द सेम साइज थिंग इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सो हमें पता है कि वेट वाइज वो बहुत ज़्यादा लाइटर होगा, मास उसका कम होगा। सो नॉट एज हैवी। सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, नॉट एज हैवी। द ऑडियंस was captivated by the speaker's eloquent speech। सो यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइंड है वो eloquent का वर्ड है। सो ऑडियंस जो थी वो कैप्टिवेटेड थी, यानी वो किसी भी को कैप्टिवेट करने का मतलब ये होता है कि अपने साथ इन्वॉल्व रखना, इतना ज़्यादा किसी के ऊपर असरअंदाज होना। सो असर कुन या पुर असर आप जिसको कहोगे, कि जो ऑडियंस जो थी, जो सुनने वाले थे, दे वर इन्वॉल्व एंड दे वर डीपली इन्वॉल्व एंड दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीकर्स एलिक्वेंट स्पीच। जो स्पीकर की स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा एलिक्वेंट थी। सो एलिक्वेंट के लिए ऑप्शन है आपके पास फ्लुएंट, लेंथी, ह्यूमरस, क्वाइट एंड नन ऑफ दिस। सो फ्लुएंट आएगा यहाँ पे कि स्पीच जो होती है वो फ्लुएंट होती है, फ्लुएंसी होती है उसके अंदर, यानी स्पीच के अंदर आपके पास कोई भी आप ये कहोगे कि जो स्पीच होती है उसके अंदर
कोई भी रुकावट नहीं होती, बहुत तरीके से बात करना, बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा फ्लो में बात करना। सो फ्लो का वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसका मीनिंग बनता है द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग नॉइजी। सो यहाँ पे एडमोनिश्ड का वर्ड है जिसका आपने सिनोनिम बताना है। द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग नॉइजी। सो एडमोनिश का मीनिंग क्या होगा? आप अगर चॉइसेस में देखो, कोई प्रेज तो नहीं करेगा ना। एक टीचर स्टूडेंट्स को शोर शराबा करने पे, नॉइज मचाने पे कभी भी प्रेज नहीं करेगा। ठीक है जी। तो प्रेज का वर्ड तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ऑप्शन बी को हम लोग चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी का मीनिंग है का जो वर्ड है वो है रेप्रीमेंडेड। सो रेप्रीमेंडेड का मीनिंग क्या होगा कि रेप्रीमेंडेड को आप उर्दू में कहते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग करना, और क्वेश्चनिंग से ज़्यादा आप इसको ये कह सकते हो कि उर्दू में कि जैसे आप डांटते हैं किसी को, स्कोल्ड करना। ठीक है, किसी को उसके बिहेवियर की वजह से डांटा जाए। सो रेप्रीमेंडेड का मीनिंग ये आ रहा था। इग्नोर तो नहीं करेगा। अगर टीचर स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास तो दे वोंट बी इग्नोर्ड, क्वेश्चन तो किए जाएंगे, बट द बेटर वर्ड हियर इज रेप्रीमेंडेड, बिकॉज रेप्रीमेंडेड का मीनिंग होता है कि किसी की डांट डपट करना, किसी को डांटना, किसी को पूछना। अच्छा जी, द नेक्स्ट वर्ड इज द डेली द डेलिपेटेड बिल्डिंग वॉज अनसेफ टू एंटर। तो यहाँ पे डेलिपेटेड का जो वर्ड है वो अंडरलाइंड है। तो क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि जो डेलिपेटेड बिल्डिंग थी वो सेफ नहीं थी कि वहाँ पे इंटर हुआ जाता, वहाँ पे दाखिल हुआ जाता। सो मॉडर्न तो मीनिंग नहीं है। रन डाउन, कलरफुल का ऑप्शन है साथ आपके पास, स्पेशियस है। सो रन डाउन कहते हैं आप किसी ऐसी जगह को कि जो कि बिल्कुल गिरने के करीब होती है, यानी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में होती है। सो रन डाउन का मीनिंग यहाँ पे, डेलिपेटेड का जो मीनिंग है वो सिनोनिम जो बनता है वो रन डाउन बनता है। हर रिस्पॉन्स वॉज टर्स लैकिंग अननेसेसरी डिटेल्स। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है कि वो टर्स का वर्ड है। सो हर रिस्पॉन्स वाज टर्स एंड हर रिस्पॉन्स वाज टर्स लैकिंग एनी अननेसेसरी डिटेल्स। सो टर्स का मीनिंग होता है कि टू द पॉइंट बात की जाए किसी के साथ, ठीक है ना। अब किसी चीज़ का उतना ही जवाब दिया है उसने। रिस्पॉन्स किसको कहते हैं? आंसर करने को। सो टर्स का मीनिंग क्या होगा कि टू द पॉइंट, शॉर्ट तो होता है, कंसाइज होता है, आप उसको कह सकते हो, एंड टू द पॉइंट होता है। तो टू द पॉइंट होती है कोई चीज़, उसको आप टर्स का वर्ड वहाँ पे यूज़ करेंगे। कंसाइज, और रिस्पॉन्स वाज कंसाइज। द स्टूडेंट्स hypothesis was द साइंटिस्ट hypothesis was proven correct। ठीक है, तो जहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइंड है, ठीक है, द वो जो वर्ड है आपके पास वो हाइपोथेसिस का वर्ड है। द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज प्रूवन करेक्ट। तो जब भी एक हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? वो थ्योरी बन जाता है। तो ये बात तो एक साइंटिफिक बेसिक से, एक नॉलेज से भी रिलेट करती है, सिर्फ इंग्लिश से रिलेट नहीं करती, कि जब आपका एक हाइपोथेसिस बार बार करेक्ट है तो आप उसको थ्योरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज बेनोवलेंट आर्ट्स टूवर्ड द पुअर। यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन है बेनोवलेंट का, बेनोवलेंट का मतलब होता है कि समबडी हु इज वेरी काइंड, हु इज़ वेरी जनरस। तो सेल्फिश का तो वर्ड नहीं होगा, ओकेजनल का भी नहीं होगा, सीक्रेट का भी नहीं होगा। सो चैरिटेबल का वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, रिलेट करता है बेनोवलेंट के साथ। द स्टॉर्म कॉज्ड वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन। सो डेवस्टेशन कहते हैं डिस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे आपने डेवस्टेशन का वर्ड अंडरलाइन था, उसका सिनोनिम आपने बताना है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। द स्टॉर्म कॉज्ड वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन। वाइड स्प्रेड कहते हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पे तबाही फैलाई। सो तूफान ने बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर जो वो डिस्ट्रक्शन कॉज की है। क्वेश्चन नंबर 12 है द कॉन्फ्रेंस एम्ड टू फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर्स। ठीक है, सो फॉस्टर का वर्ड है जिसको आपने बताना है, सिनोनिम जिसका आपने बताना है। सो फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर्स। कोलैबोरेशन कहते हैं ताल्लुक को, एक दूसरे को सपोर्ट करने को, कोऑपरेशन को। ठीक है, सो फॉस्टर करने का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना और किसी का ख्याल करना, इनकरेज करना। तो यहाँ पे जो वर्ड आ जाएगा वो इनकरेज का वर्ड सिनोनिम बनता है। द आर्टिस्ट वर्क वॉज करेक्टराइज्ड बाय वाइब्रेंट कलर्स। यहाँ पे वाइब्रेंट का वर्ड अंडरलाइन है जिसके आपने सिनोनिम्स बताने हैं। तो आर्टिस्ट वर्क वॉज करेक्टराइज्ड बाय वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? ब्राइट कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर। द डिटेक्टिव फाउंड अ क्रूशल क्लू एट द क्राइम सीन। क्रूशल का वर्ड यहाँ पे अंडरलाइंड है। तो क्रूशल किसको कहते हैं आप? क्रूशल समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा अहम है। सो हिडन तो होगा, या जहरी बात है, क्लूज हिडन होते हैं, बट यहाँ पे क्रूशल के वर्ड का हमने मीनिंग बताना है, तो असेंशियल आ जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्यूमेंट वाज रिटन इन आर्काइक लैंग्वेज। सो आर्काइक कहते हैं किसी ऐसी लैंग्वेज को
आर्कियोलॉजी का वर्ड से निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा एशियंट होती है जो चीज़, जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। सो एशियंट है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो आउटडेटेड यानी किसी ऐसी लैंग्वेज के अंदर उसको लिखा गया है कि जिसको अब लोग बोलते नहीं हैं, जो लोग उसको समझते नहीं हैं, एंड ओनली स्पेशलिस्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट। तो जो भी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं वो उसको समझ सकते हैं। आउटडेटेड आ जाएगा यहाँ पे। शी मेड अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन टू ट्रैवल अबाउट। सो स्पॉन्टेनियस का वर्ड यहाँ पे अंडरलाइंड है। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है इम्पल्सिव, ठीक है। आप विदाउट किसी प्लानिंग के कोई काम कर रहे हैं, अचानक से कोई काम कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली, या पीछे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो से पहले इवेंट्स हो रहे हैं, उन्हीं इवेंट्स की बेसिस के ऊपर आपने अचानक से नेक्स्ट इवेंट भी या नेक्स्ट डिसीजन भी ले लिया है, और आपने सोचने समझने का टाइम आपके पास नहीं था, या आपने सोचा समझा नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव आ जाएगा, अचानक से तो कोई किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देना, तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आप इसको कहोगे। द माउंटेन पाथ वॉज ट्रेचरस आफ्टर द रेन। सो ट्रेचरस का वर्ड यहाँ पे अंडरलाइंड है। तो ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है? खतरनाक होती है जो चीज़, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो वो कह रहा है कि जो माउंटेनस पाथ है बहुत ज़्यादा ट्रेचरस है, फुल ऑफ डेंजर्स है। द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज फिल्ड विद वेग प्रोमिस। वेग का यहाँ पे वर्ड अंडरलाइंड है। सो वेग का मतलब होता है कि जो अनक्लियर होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको क्लियर नहीं है, पूरी नहीं है। सो अनरियलिस्टिक आ जाएगा यहाँ पे, या अनक्लियर आ जाएगा। सो दोनों बातें यहाँ पे जो है ना वो इसको रिलेट करती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो ऑप्शन है वो अनक्लियर है, क्योंकि वे का मीनिंग क्या होता है कि विच इज़ अनसर्टेन, विच इज़ नॉट क्लियर। सो अनक्लियर का वर्ड आ जाएगा। द टीम सेलिब्रेटेड देयर यूनानिमस विक्ट्री। यूनानिमस का वर्ड है जिसका आपने सिनोनिम बताना है। सो यूनानिमस का मतलब ये होता है कि आप जो हो वो आप ये कह सकते हो कि यूनाइटेड हो, इकट्ठे हो, मुत्तहिद हो। सो द टीम सेलिब्रेटेड देयर यूनानिमस विक्ट्री। सो यूनाइटेड एफर्ट थी, एक कंबाइंड एफर्ट थी। यस, कंबाइंड का वर्ड हो जाएगा इसके लिए। सो एक कंबाइंड एफर्ट थी। So combined victory, the team celebrated their combined victory, unanimous victory. So combined effort थी. The novel's protagonist faced numerous adversities, right? So the novel's protagonist faced numerous adversities. So adversities का वर्ड यहाँ पे अंडरलाइंड है। सो एडवर्सिटीज़ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको जो हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, मुखालफत फेस करनी पड़ती है, अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। सो राइट वर्ड यहाँ पे इसके लिए आएगा कि जो आप अपोजिशन फेस करते हो, आप हार्डशिप्स फेस करते हो, उनको जो है वो आप एडवर्सिटीज़ कहते हो। सो एडवर्सिटीज़ का यहाँ पे वर्ड जो था वो अंडरलाइन था। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्रोटैगनिस्ट का। सो फेस करने का तो मतलब क्या होता है? सामना करना। सो द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट होता है कि जो किसी भी, आप ये कह सकते हो कि नॉवल का प्रोटैगनिस्ट वो होगा कि जिसके इर्द गिर्द वो नॉवल चल रहा है, यानी जिसना जो मेन कैरेक्टर होता है उसका, तो जो उसका मेन कैरेक्टर है। तो वो कह रहा है कि नॉवल ऐसा था कि जो उसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो उसका मेन कैरेक्टर है, उसने बहुत सारी एडवर्सिटीज यानी अपनी लाइफ में हार्डशिप्स को देखा था, बहुत सारी मुश्किलात को देखा था। द टीचर एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचुअलिटी, राइट। सो एम्फसाइज का मतलब क्या हो, यहाँ पे जो वर्ड आपके पास अंडरलाइंड है, ठीक है, जो जो वर्ड अंडरलाइन है वो एम्फसाइज है। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। तो हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस। So the teacher highlighted highlighted the significance of punctuality. So the teacher highlighted the significance of punctuality. The next question is the chef's culinary skills were exceptional. कुलिनरी कहते हैं, कुलिनरी का वर्ड अंडरलाइंड है यहाँ पे जिसका आपने सिनोनिम बताना है। एक्सेप्शनल का भी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो कुलिनरी स्किल्स वो होती हैं जो कि रिलेटेड टू कुकिंग होती हैं। सो द स्किल्स रिलेटेड टू कुकिंग, सो रिलेटेड टू कुकिंग। तो जो शेफ़ की जो कुलिनरी स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हैं। एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है कि यूनिक है, ठीक है। तो जैसा टेस्ट उसके हाथ में है, जैसी खाना बनाने की स्किल्स उसकी हैं, वैसी किसी और के पास नहीं है। सो एक्सेप्शनल मीन यूनिक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप इसको कह सकते हो। मैंने क्योंकि वोकैबुलरी यहाँ पे पूछी जाएगी, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यूनिक एंड कुलिनरी स्किल्स मीन रिलेटेड टू कुकिंग। द कंपनी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स। यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन है इसका सिनोनिम आपने बताना है वो स्ट्रिंजेंट है। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा सख्त। द कंपनी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिंजेंट यानी स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स जो है वो कंपनी ने इम्प्लीमेंट किए हैं। द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाय इंट्रिकेट पजल्स। तो यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन है वो इंट्रिकेट क्या, फैसिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ से इम्प्रेस होना, ठीक है, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना,
एक चीज़ जो है वो आपको अपने अंदर इन्वॉल्व रखे, आपको मुतासिर करे, तो उसको आप फैसिनेटेड कहते हैं। तो मैंने फैसिनेटेड को भी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। बट यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन है वो इंट्रिकेट है। सो इंट्रिकेट का मीनिंग ये होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी कम्प्लेक्स या डिफिकल्ट। सो कम्प्लेक्स या डिफिकल्ट आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट सी आ जाएगा कम्प्लेक्स। द लॉयर प्रेजेंटेड अ कंपेलिंग आर्गुमेंट। कंपेलिंग का वर्ड यहाँ पे अंडरलाइंड है। तो लॉयर ने जो आर्गुमेंट दिया है, जो गुफ्तगू की है, जो आर्ग्यू किया है कोर्ट में, वो बहुत ज़्यादा कंपेलिंग था। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी को अपनी बात से एग्री करने के लिए कोशिश करना, कंपेल करना, उसको आप अपनी जो राय है वो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो उसका कायल हो जाए। सो परसुएशन कहते हैं इसको, और परसुएसिव का वर्ड जो है वो यहाँ पे राइट वर्ड होगा। तो आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड अप द आंसर कीज, आई विल बी अपलोडिंग इट अप, तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिस बाद में कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपके पास पेपर के अंदर, रिमेंबर कि जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट होगा वो इट विल बी रिलेटेड टू एरर आइडेंटिफिकेशन। तो आपके पास वर्ड्स होंगे जिनके साथ ए बी सी डी ई, या आप ये कह सकते हो कि जिनके साथ आपके पास मेंशन्ड होंगे, अंडरलाइन किए गए होंगे ए बी सी की फॉर्म में, एंड यू विल हैव टू टेल कि किस पार्ट के अंदर जो है, किस पोर्शन के अंदर, क्या ऑप्शन ए के अंदर मिस्टेक है, क्या ऑप्शन बी के अंदर मिस्टेक है, ऑप्शन सी के अंदर मिस्टेक है, ऑप्शन डी के अंदर मिस्टेक है, या कोई इसमें मिस्टेक नहीं। यूजुअली जो इसमें ऑप्शन ये होता है दैट इज नन ऑफ दीज, कि उसके साथ या उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं है। सो इट इज फ्री ऑफ एनी एरर, तो कोई एरर नहीं है, यानी नन ऑफ दीज है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपके पेपर के अंदर, यूल बी हैविंग 15 आइटम्स रिलेटेड टू दिस। सो 15 आइटम्स विल बी रिलेटेड टू दिस। सो 15 आइटम्स इससे रिलेट करेंगे, एंड आपको जो है ना टाइम मिलेगा, दैट विल ओनली बी 5 मिनट्स। तो बहुत ईजी होते हैं ये, क्विकली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दिस इज वाई इट इज टेकिंग टाइम। सो आपने ये बात याद रखनी है कि पेपर में आपके पास इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन नहीं होती है, आप इसको सॉल्व कर लेते हो। सो कुछ जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में से बार बार कर रहे थे ना कि जी आप क्योंकि कह रहे हैं कि इनका पेपर रिस्ट्रिक्टेड होता है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन को या स्पेसिफिक सेक्शन के सब सेक्शन को या स्पेसिफिक क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक टाइम में करना होता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए करवाए हुए, और उनको ये क्लेम किया हुआ कि दे आर रिलेटेड टू IBM या CBA, रिलेटेड टू IOBM या CBM का जो इनका कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है उससे रिलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चीज़ें विल बी क्लियर, थिंग्स विल बी एज इट इज़। जिस तरह का डिफिकल्टी लेवल सैम्पल पेपर में है, जिस तरह का स्मॉक में है, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल इंशाल्लाह यही होने जा रहा है। तो चीज़ों को आप कवर अप कर सकोगे। सो पार्ट बी है, कह रहे कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो पहला आपके पास है वो ए है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल बट द बुक इज इन द ड्रॉवर। सो आपने ये ड्रॉर, सो आपने ये बताना है कि इसके अंदर कहाँ पे मिस्टेक है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स, यहाँ पे क्या होगा, आर नहीं होगा, इज होगा। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे मिस्टेक है। ऑप्शन ए के अंदर ये यहाँ पे आर की मिस्टेक है, इज की जगह पे, आर की जगह पे आपके पास इज होना चाहिए। द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट है ना, लिस्ट सिंगुलर है, सो लिस्ट सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। सो द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे इज आना चाहिए था। शी इज एलर्जिक विद कैट्स एंड अवॉइड्स देम, यहाँ पे एरर कहाँ पे, शी इज एलर्जिक टू कैट्स होगा। ग्रामेटिकल यहाँ पे इशू है कि शी इज एलर्जिक टू कैट्स, शी इज नॉट एलर्जिक विद कैट्स, शी इज एलर्जिक टू कैट्स। उसको उसको कैट्स से एलर्जी है, तो शी इज एलर्जिक टू कैट्स आ जाएगा यहाँ पे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन आई वाज यंग आई हैव प्लेड फुटबॉल एवरी डे आफ्टर स्कूल। कहाँ पे मिस्टेक है, बड़ा क्लियर है, बहुत ईजी है, नजर आ रहा है कि वो अपने पास्ट की बात बता रहा है कि जब मैं छोटा था या जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग, तो पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हैव नहीं आएगा, ठीक है। सो हैव प्लेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, प्लेड, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल। So when I was young, I played football every day after school. There aren't much apples left in the basket. So यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, देर आरंट मच नहीं होगा यहाँ पे, देर आरंट मैनी एप्पल्स। जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं उनके साथ मैनी या फ्यू का वर्ड यूज होता है, मच का वर्ड यूज नहीं होता। तो देर आरंट मैनी एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, क्योंकि ये काउंटेबल है ना, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। तो एप्पल्स वगैरह के साथ मैनी का या फ्यू का वर्ड आएगा। मच वो होते हैं जो कि
जिनकी क्वांटिटी काउंटेबल नहीं होती, जो क्वांटिटी की फॉर्म में होते हैं, तो मच नहीं आएगा, यहाँ पे मैनी आएगा, तो यहाँ पे मच की मिस्टेक है। शी सिंग्स ब्यूटिफुल ड्यूरिंग द choir परफॉर्मेंसेस, तो शी सिंग्स ब्यूटिफुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली ड्यूरिंग द choir परफॉर्मेंसेस। choir क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, जहाँ पे लोग जो है वो एक ग्रुप के अंदर आप ये कह सकते हो कि सिंगिंग कर रहे होते हैं, तो choir एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स को आप कहोगे, ठीक है। सो मैंने क्वायर के वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया ताकि वोकैबलरी जो है वो आपकी इन्हांस हो जाए और आपको समझ आ जाए कि क्या है। सो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सिंगर जो होगा उसको आप क्वायर कहते हो। सो क्वायर इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, राइट। सो क्वायर इज व्हाट? इट्स नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी डाउनटाउन। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो मोस्ट नहीं आएगा, देखो अगर आप डिग्रीज को देखते हो तो टॉल है, फिर टॉलर है, फिर सुपरलेटिव जो बनता है वो टॉलेस्ट बनता है। सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सो टॉलेस्ट के साथ मोस्ट की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी डाउनटाउन, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी डाउनटाउन। ही इज अ he's a honest man who always tells the truth। ये तो बहुत इजी है। सो ही इज एन ऑनेस्ट मैन होना चाहिए, इज एन ऑनेस्ट मैन who always tell the truth। तो मिस्टेक यहाँ पे एक आ किया, आ की जगह पे एन होना चाहिए था, इजी था। द चाइल्ड्स आर प्लेइंग इन द पार्क नियर द हाउस, अगेन वेरी इजी। चाइल्ड प्लूरल नहीं होता, चाइल्ड का जो प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर है, एक बच्चे को कहते हैं। सो यू हैव मोर देन वन चाइल्ड देयर, दे आर नॉट नोन एज चाइल्ड्स बट उनको आप चिल्ड्रन कहते हो। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो चाइल्ड्स की है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। द बुक इज हर्स बट द नोट्स बिलोंग टू मी। तो द बुक, जहाँ पे स्ट्रॉफी नहीं होना चाहिए, हर्स जो है ना वो यहाँ पे पोजेसिवनेस बता रहा है, यानी ओनरशिप बता रहा है कि ये बुक किसकी पोजेशन है। तो हर्स स्ट्रॉफी है तो स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है। सो स्ट्रॉफी नहीं होगा, ये ऊपर कोमा नहीं आएगा, स्ट्रॉफी का साइन यहाँ पे आप ये कहोगे कि नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एस है वो पोजेसिवनेस बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए, ज्यादा बेहतर वर्ड्स में आप इसको कहोगे कि ओनरशिप बताने के लिए, कि हु इज द ओनर ऑफ द बुक, ये बताने के लिए यूज हो रहा है। सो ओनरशिप, द बुक इज हर्स, the word should be the book is hers but the notes belong to me। She like hiking, swimming and to ride bikes on weekends। She likes hiking, swimming and to ride bikes on weekends। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है? She likes hiking, swimming and राइडिंग होना चाहिए, क्योंकि हाइकिंग स्विमिंग ये वाला कोमा नहीं होगा। शी लाइक्स हाइकिंग स्विमिंग एंड राइडिंग बाइक्स, एंड राइडिंग बाइक्स ऑन वीकेंड्स, राइट। तो मिस्टेक जो है वो आपके पास यहाँ पे है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ। सो आई लुक फॉरवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे जर्न यूज करना पड़ेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। या आई लुक टू मीट भी आप कह सकते हो इसके अंदर जो है ना। सो आई, अगर यहाँ पे आप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ला रहे हो तो आई लुक फॉरवर्ड मीटिंग यू फिर होगा, या तो फिर आप इसको यूं करेक्ट कर लो कि आई लुक फॉरवर्ड मीटिंग यू एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे मिस्टेक आ रही है इसमें बी के अंदर। ही वॉज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग द मनी फ्रॉम द बैंक। एक्यूज का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है, किसी को कहा जाता है, इल्ज़ाम लगता है कि भाई ये काम इसने किया हुआ है, ये जो क्राइम है ये स्पेसिफिक पर्सन ने किया हुआ है। ही वॉज अक्यूज्ड फॉर नहीं होगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी, ठीक है। उस पर यह इल्जाम था कि उसने बैंक से पैसे चुराए हैं। शी डजेंट नीड नो हेल्प विद हर होमवर्क टू नाइट। अब डज नॉट भी आ रहा है, नीड नो भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि शी डजेंट, सो शी डजेंट, तो नो नहीं होना चाहिए, शी डजेंट नीड हेल्प। सो नो यहाँ पे जरूरत नो की नहीं है, तो शी डजेंट नीड एनी कह लो आप, तो शी डजेंट नीड एनी हेल्प विद हर होमवर्क टू नाइट।
ठीक है, शी डजंट नीड एनी हेल्प विद हर होमवर्क टुनाइट। सो एनी की मिस्टेक है यहाँ पे, नो की मिस्टेक है यहाँ पे, डजंट नॉट आ चुका है ऑलरेडी, तो नो की जरूरत नहीं है। दे ले डाउन ऑन द ग्रास टू वॉच द स्टार्स। तो दे ले डाउन होगा यहाँ पे, दे ले डाउन ऑन द ग्रास टू वॉच द स्टार्स, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है, वो घास पे लेट गए स्टार्स को देखने के लिए, स्टार्स को वॉच करने के लिए। इफ आई विल गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क। So if I go to the store, I'll buy milk. So यहाँ पे already will आ चुका है. So if I go, तो will की यहाँ पे जरूरत नहीं है. If I go to the store, I will buy some milk. तो इस तरह के आपके पास 15 आइटम्स होंगे पेपर में, एंड बहुत इजी होते हैं, डिफिकल्टी लेवल मीडियोकर होता है, बहुत कुछ सुपर डिफिकल्ट नहीं होते हैं, एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज, राइट। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द जो इंग्लिश पोर्शन है, सेक्शन ए जो आपका इंग्लिश है, उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो now let us move on to the third part of the section A। आप ये कह सकते हो कि जो इंग्लिश का पोर्शन है आपका, उसका जो थर्ड पार्ट है, that will be related to the comprehensions। So you will be having comprehensions paragraph, and एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात को ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि IOBM के टेस्ट के अंदर या CBM के टेस्ट के अंदर आप ये समझो कि आप पहले सिर्फ पैराग्राफ पढ़ोगे और आप क्वेश्चन को रीड आउट नहीं कर सकते। तो इसका कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए आपने इंफॉर्मेशन को रिटेन रखना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर इस पैराग्राफ में बताए गए हैं, कुछ टाइम के बारे में बताया गया है, किसी चीज़ की कंडीशन के बारे में बताया गया है, या कोई आपको पेपर के अंदर उसने बताया हुआ है कि जी किसी प्लेस का नेम है, किसी सिटी का नेम है, तो उसको आपने याद रखना होगा। क्योंकि वंस आपको पहले टाइम मिलेगा, ठीक है, सो पहले आपको 5 मिनट्स दिए जाएंगे टू रीड आउट दिस पैराग्राफ्स, एंड नेक्स्ट जो आपको 5 मिनट्स दिए जाएंगे वो टू राइट डाउन द आंसर्स होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा पैराग्राफ को रीड आउट कर सकोगे। सो क्विकली मैं इसको रीड आउट करता हूँ। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स अ पर्सन कैन डेवलप। इट ओनली नॉट ओनली इंप्रूव नॉलेज बट ऑल्सो एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग, वोकैबुलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। Books open doors to new worlds, allowing readers to experience different cultures, ideas, and perspectives. Reading regularly can reduce stress, improve focus, and boost creativity. For children, reading is essential for academic success as it helps them understand complex concepts and develop a love for learning. Adults too benefit from reading by staying informed and mentally sharp, whether it's fiction, non-fiction, or poetry. Reading enriches the mind and soul. In today's digital age, e-books and audiobooks have made reading more accessible than ever. So अब आपने करना कि आप पैराग्राफ को पढ़ोगे और ट्राई टू रिटेन एज मच इंफॉर्मेशन, ठीक है, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप रिटेन कर सकते हो वो आपके लिए बेहतर है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कोई भी पर्सन डेवलप कर सकता है। रीडिंग सिर्फ आपका नॉलेज इंप्रूव नहीं करती, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग सिर्फ नॉलेज इंप्रूव नहीं करती, बट ये इंक्रीज करती है, एनहांस करती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, आपकी वोकैबुलरी को और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो ये बातें भी पता चली। फिर एक बात वो कह रहे हैं कि बुक्स ओपन डोर्स टू न्यू वर्ल्ड्स, ये एक बात इंपॉर्टेंट है। अलाउइंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स, बुक्स की मदद से आपको यू गेट एन आइडिया रिलेटेड टू डिफरेंट कल्चर्स, आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, द वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ लिविंग है, उसके बारे में पता चला है। रीडिंग रेगुलरली कैन रिड्यूस स्ट्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंप्रूव फोकस, तो रीडिंग के बेनिफिट्स बता रहा है, और फोकस इंप्रूव करता है आपका, बूस्ट करता है आपकी क्रिएटिविटी को। चिल्ड्रन के लिए रीडिंग एसेंशियल है फॉर एकेडमिक सक्सेस एज इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप अ लव फॉर लर्निंग। सो बुक्स जो है ना, स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ एकेडमिक सक्सेस नहीं ला रहा, बल्कि इट्स ऑल्सो डेवलपिंग लव फॉर लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स। एडल्ट्स टू, अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज रिलेटेड टू कि जो एडल्ट्स हैं वो किस तरह से बुक से बेनिफिट ले सकते हैं। तो एडल्ट्स टू बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड मेंटली शार्प। सो एडल्ट्स के अंदर एक बुक रीडिंग की जो हैबिट है, इट विल इनकलकेट इंफॉर्मेशन एंड इट विल कीप देम मेंटली शार्प। वेदर इट्स फिक्शन, अब यहाँ पे दो टाइप ऑफ रीडिंग है, फिक्शन आप पढ़ रहे हो, नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, पोइट्री पढ़ रहे हो। रीडिंग जो है वो आपके माइंड और सोल को एनरिच करती है। इन टूडेज डिजिटल एज, ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स हैव मेड रीडिंग मोर एक्सेसिबल देन एवर। तो वो कह रहे हैं आज की एज में जो ई बुक्स हैं, जो ऑडियो बुक्स हैं, उन्होंने आपके लिए रीडिंग को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल कर दिया है। रीडिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया है, ईजी कर दिया है। हर कोई जो है वो अब रीड आउट
कर सकता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये था, मैंने 2 टाइम्स रीड आउट कर लिया। अब इसके क्वेश्चंस को मैं आंसर करता हूँ। खैर हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों पैराग्राफ्स को पहले रीड आउट कर लेते हैं, और दोनों पैराग्राफ को रीड आउट, आप पेपर के अंदर आपके पास 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्योंकि मॉक के अंदर से समझा रहा हूँ, तो मैं आप दोनों पैराग्राफ्स को हुए तो पहले आपने दोनों रीड आउट करने हैं, फिर दोनों के आंसर देने हैं। अगर एक ही हुआ तो आप एक ही पैराग्राफ को रीड आउट करोगे, फिर उसके आंसर दोगे। सो इट्स अ मॉक पेपर। सो मैं इसको तो अपलोड कर दूंगा, आप इसके क्वेश्चन जो है वो देख लीजिएगा फर्दर। मैं अब सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने एक ही पैसेज जो है वो सॉल्व किया है इस मॉक पेपर में। फाइल अपलोडेड है, आप लोग इसको डाउनलोड करो, प्रैक्टिस कर लेना है इसकी, ठीक है। व्हाट इज द वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग मेंशन इन द पैसेज? इट इंक्रीजेस स्ट्रेस, इट इंप्रूव्स फोकस, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इट लिमिट्स नॉलेज। सो इट वाज क्लियरली मेंशन्ड कि बुक्स जो है वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, तो स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं करती हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो टोटली इनकरेक्ट है। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि चिल्ड्रन के अंदर सिर्फ ये है कि वो एकेडमिक सक्सेस नहीं लेके आता, बल्कि चिल्ड्रन के अंदर क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज करता है, एडल्ट्स में भी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, आपके नॉलेज को इनहेंस करता है, तो नॉलेज को लिमिट नहीं करता, तो ये भी रॉन्ग है। तो इट इम्प्रूव्स फोकस, बुक रीडिंग इम्प्रूव्स फोकस। हाउ हैज टेक्नोलॉजी मेड रीडिंग मोर एक्सेसिबल? बाय प्रिंटिंग मोर बुक्स। यस, टेक्नोलॉजी की मदद से लोग बहुत बुक्स तो आप ज्यादा प्रिंट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पेपर में नहीं, पैराग्राफ में नहीं थी। आपने आंसर देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द पैराग्राफ। सो दिस वाज नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। थ्रू ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, यस, लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ में ये मेंशन था कि अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उसकी मदद से अब ई बुक्स हमारे लिए और ऑडियो बुक्स इजीली अवेलेबल है, एनीबडी कैन रीड देम आउट। So next is by reducing the cost of the paper by banning libraries. So through e-books and audio books, अब बुक्स जो है वो इजीली एक्सेसिबल है, बहुत से लोग जो है वो बुक रीडिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। सो मैंने एक ही पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट किया है। आपके पास ऐसे 10 आइटम्स होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। सो मॉक के अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, फाइल के अंदर से प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि जो सेंटेंस कंप्लीशन का पेपर है, यानी जो आपका जो पार्ट है, आपका जो आपका राइटिंग एबिलिटी का जो पार्ट है। तो अगेन बता रहा हूँ कि राइटिंग एबिलिटी के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई पैराग्राफ या ऐसे राइट डाउन करना होगा, बल्कि राइटिंग एबिलिटी के अंदर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है, करेक्ट स्पेलिंग्स हो सकते हैं, ऐसा वर्ड आपने इंसर्ट करना है जो कि आपकी मीनिंग को, आपके सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करेगा। सो 5 मिनट्स होते हैं आपके पास इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, एंड 10 क्वेश्चन होते हैं। सो राइटिंग एबिलिटी का ये पोर्शन है। तो राइटिंग एबिलिटी को मैंने क्लियरली बता दिया कि राइटिंग एबिलिटी आईओबीएम के टेस्ट के अंदर, जैसे आप ये कहो कि सीबीएम भी के टेस्ट के अंदर, यानी कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के टेस्ट के अंदर आपके पास क्या है? सो राइटिंग एबिलिटी आपके पास है, each sentence will have 4 choices given up and you'll have to choose the best option to complete the sentence. So meaning complete करना होगा, और अगर कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है तो ई ऑप्शन होगा, none of the choices are correct होगा। Harvard dash a school for men, but now it is co-educational. Harvard used to be, was used to be, was used. So Harvard के बारे में कह रहा है कि Harvard used to be, Harvard जो था वो पहले ऐसा स्कूल था कि जहाँ पे सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि वेयर ओनली मैन या बॉयज़ कैन ओनली गो फॉर स्टडिंग, बट नाउ इट इज़ को एजुकेशनल। अब वहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। सो हार्वर्ड यूज्ड टू बी इज द राइट चॉइस है। सो हार्वर्ड यूज्ड टू बी अ स्कूल फॉर मैन, क्योंकि पास्ट की बात बताई जा रही है। टू चेक फॉर एसिडिटी वन हैड बेटर डैश द लिटमस पेपर, यूजिंग टू यूज useful, none of these. So check for acidity, one had better use litmus paper, like humans, zoo animals must have dentist dash their teeth, filled, filling, to be filled, none of these. कह रहे कि जी जो जू एनिमल्स हैं उनके पास भी डेंटिस्ट की फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो लाइक ह्यूमन, जू एनिमल्स मस्ट हैव डेंटिस्ट टू बी फिल्ड देयर टीथ, ताकि उनके दांतों की फिलिंग की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश टू द जिम एवरी डे बिफोर वर्क बट नाउ शी प्रेफर्स इवनिंग वर्कआउट्स। यूज्ड टू गो, was used to going, used to going है, एंड नन ऑफ दीज का ऑप्शन है। तो देखें यहाँ पे आपके पास पास्ट की रूटीन बता रहा है कि पहले वो जिम जाती थी, तो शी यूज्ड टू गो टू द जिम, होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, क्योंकि पास्ट की एक रूटीन बताई जा रही है। यूज्ड टू गो टू द जिम एवरी डे बिफोर वर्क बट नाउ शी प्रेफर्स इवनिंग वर्कआउट्स, लेकिन अब वो शाम के टाइम वर्कआउट के लिए जाती हैं।
If I were you, I dash that job offer immediately. Would accept, will accept, accepted, accepting, none of these. वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इस जॉब ऑफर को इमीडिएटली फौरन ही जो वो एक्सेप्ट कर लेता. सो अब सेकंड कंडीशनल है यहाँ पे. सो इफ आई वर यू, तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ये जॉब ऑफर फौरन. सो आई वुड एक्सेप्ट दैट जॉब ऑफर इमीडिएटली. द मैनेजर इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट बाय that the report dash by noon. The manager insisted that the report is submitted, be submitted, submits, submitted. The manager insisted that the report is submitted आएगा यहाँ पे या be submitted आएगा. So be submitted is the right choice here, क्योंकि insist किया जा रहा है, कहा जा रहा है, टाइम फ्रेम दिया जा रहा है. तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे जो मूड है वो सबजेक्टिव मूड है. तो एक कंडीशन लगाई जा रही है, एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है. सो द मैनेजर इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट बी सबमिटेड बाय नून. बाय नेक्स्ट ईयर दे डैश द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ब्रिज. will complete, will have completed, sorry, completed, have completed, none of these. बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है. दे विल हैव कंप्लीटेड द, अगले साल तक वो इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर चुके होंगे. तो विल हैव कंप्लीटेड इज द राइट चॉइस हेयर, राइट, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बन जाएगा. सो मैं बता देता हूँ कि जो टेंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया यहाँ पे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, this is the future perfect tense, right? So moving on to the next question. He apologized dash late to the meeting for being, to be, being, for be, none of these. So he apologized. तो apologize के साथ क्या आएगा, gerund आना चाहिए, ठीक है. एंड वो एक है, सिंगुलर है. सो ऑप्शन ए जो है द राइट चॉइस हेयर. ही अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग. तो जेरंड में क्या आएगा कि आईएनजी साथ आता होता है जेरंड में. नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट. वॉज आएगा, वर आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा. सो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज रिस्पॉन्सिबल. ना तो स्टूडेंट्स ना ही टीचर. सो टीचर सिंगुलर है ना, तो टीचर सिंगुलर, तो सिंगुलर से वॉज आएगा, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट. सो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है इसका. द न्यूज डैश शॉकिंग टू एवरी वन प्रेजेंट. द न्यूज वॉज शॉकिंग टू एवरी वन प्रेजेंट देयर. सो न्यूज क्या है, सिंगुलर होता है. न्यूज न्यूज ही होता है, सिंगुलर की फॉर्म में वो न्यूज ही लिखा जाता है. सो ये प्लूरल नहीं है. सो इट्स अ सिंगुलर. सो दिस इज व्हाई आई विल बी यूजिंग वॉज. तो यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल होगा. द न्यूज वॉज शॉकिंग टू एवरी वन प्रेजेंट. So this was all related to the English portion of the mock paper. So 25 items आपके पास मैंने बताया कि vocabulary से related हैं. Then you have 15 items related to structure and written expression. Then you will have 10 questions from comprehension and reading comprehension and 10 questions from writing ability. So these all makes up for 60 questions. So 60 questions आपके पास ये आ जाएंगे पेपर के अंदर. Remember that for the paper you will be having 70 minutes. ठीक है जी. तो जो पेपर होगा वो आपके पास 70 मिनट्स का पेपर होगा. अगेन बता रहा हूँ मैं. सो 70 मिनट्स का पेपर होगा एंड यू विल बी हैविंग 115 आइटम्स इनसाइड द पेपर. सो 60 आइटम्स मैंने आज करवा दिए हैं. नेक्स्ट जो मॉक का पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो विल बी सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर. अगेन पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे, इधर उधर की चीज़ें नहीं करेंगे इंशाल्लाह. नंबर्स एंड लेटर सीरीज करेंगे. ऑल्दो इन सब के ऊपर मैं डिटेल्ड लेक्चर्स आप लोगों को करवा चुका हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे.